So बच्चों, what am I telling you? I'm telling you about syntax. Syntax is actually proper arrangement of words in a sentence. When we arrange the words properly in a sentence, it is called syntax. Got it? For example, I am writing a sentence on the screen and you need to tell me, आपको मुझे बताना है कि is this sentence correct or incorrect. Have I ball up? Tell me, is this sentence correct or incorrect? Have I ball up? Prachi is saying sir it is incorrect. बच्चों ये incorrect है ना? अच्छा मुझे एक और सेंटेंस बताओ. She taken has my ball. Is it correct or incorrect? Is it correct or incorrect? Prachi is saying कि सर ये भी correct है. बच्चों there are n number of sentences. ऐसे ही बहुत सारे sentences होते हैं इंग्लिश के अंदर जो हमें तो लगता है correct है, but actually they are incorrect. लेकिन actually में वो क्या होते हैं? Incorrect. We find them correct. देखिए these are the simplest of the sentences जो आपने आंसर दे दी. लेकिन कई बार हम ऐसे sentences लिखते हैं which we are unaware of. हमें खुद को नहीं पता होता कि वो clear है या नहीं. Got it? इसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ती है, that is called syntax. क्लियर है बच्चों? सिंटैक्सिंग क्या होती है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को प्रॉपरली लगाना इज कॉल्ड सिंटैक्स. क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? यस या नो में रिप्लाई कर दो. 4 या 5 बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ो. बस बस दैट्स इट. फाइन. तो बच्चों को क्लियर हो गया व्हाट सिंटैक्सिंग इज. सिंटैक्सिंग होता क्या है? अच्छा मैं आपको सिंटैक्सिंग के रूल बता देता हूँ. सबसे पहले रूल्स क्या क्या होते हैं. देखिए पहले हम बात करेंगे बच्चों एक्टिव वॉइस. एक्टिव पैसिव नहीं है, मैं एक्टिव वॉइस में बता रहा हूँ आपको. जब भी एक्टिव वॉइस, मेक श्योर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? सब्जेक्ट से. ये जो एस है ये किसके लिए स्टैंड करता है बच्चों? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ड. करेक्ट? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? द पर्सन और थिंग we speak about is called subject. The person or thing we speak about is called subject. सबसे पहले मेक श्योर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो बच्चों? सब्जेक्ट. जैसे कि आपने देखा होगा आई, वी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ने. इनको आप प्रोनाउन बोलो या फिर बोल लो हम अपनी इंग्लिश के अंदर इनसे सेंटेंस स्टार्ट करें. तो सेंटेंस इससे स्टार्ट करना चाहिए. आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, एवरीबॉडी, बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाद बच्चों आपको क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज दिस एचवी? ये एचवी क्या होता है बच्चों? इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब लगाना. क्लियर है? अब क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो बच्चों तो आपको अवॉइड. इफ इट इज गिवन तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगाओगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब लगाओ. करेक्ट? क्लियर है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद बच्चों आपको क्या लगाना होता है? ए ओ एफ. हियर बिगिंस द सिंटैक्सिंग. अब यहां से शुरू होती है आपकी सिंटैक्सिंग. देखिए ये तो आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता दूं बच्चे कौन सी होती है. हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं
is, am, are, was, were, has, have, had, या मॉडल्स हो गए आपके कैन, कुड एंड सो ऑन। और उसके बाद मैंने 3 डॉट लगा दिया। फटाफट जल्दी से बता दो 3 डॉट को क्या बोलते हैं। हरी अप क्विकली, व्हाट डू वी कॉल दीज 3 डॉट्स? जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो। व्हाट डू वी कॉल दीज 3 डॉट्स? एलिप्सिस, वेरी नाइस। तो बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर या जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब्स। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या लगाना है? सॉरी सेकंड नंबर पे आपको क्या लगाना है? एओएफ। और तीसरे नंबर पे बच्चों आपको लेकर आना है एओएफ। लेट मी ब्रीफली टेल यू एओएफ होता क्या है। एओएफ की फुल फॉर्म होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी तीसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या लगाना है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? बेटा वो एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी को दिखाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर एंड सो ऑन। ऐसी होती है बहुत सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरे नंबर पे आपको हमेशा क्या रखना है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो बेटा इसको भी नहीं लेंगे, लेकिन ऑर्डर यही चलेगा। सबसे पहले लोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लोगे हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको अवॉइड कर दोगे, उसके बाद लोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गॉट द पॉइंट? एओएफ क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू कैन गूगल इट। आप गूगल करोगे बच्चों तो यू विल गेट एन नंबर ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताती है कि आप कब जा रहे हो, साल में एक बार जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, कभी कभार जा रहे हो, रेगुलरली जा रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी को दिखाया, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो एओएफ होती है बच्चों, इट यूजुअली एंड्स एट एल वाई। 99% ये एल वाई पे एंड होती है, लेकिन 1% एक्सेप्शन की। तो तीसरा क्लियर है बच्चों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीजें तो सेम रहेंगी बच्चों। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सभी सेंटेंस के। गॉट इट? चौथे नंबर पे जो चीज आपको लगानी है बेटा, दैट इज एमवी। एंड व्हाट इज दैट एमवी? एमवी स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब। मेन वर्ब का नंबर कौन से पे आएगा बच्चों? 4th पे आएगा। दिस विल बी योर प्रायोरिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर सेकंड और थर्ड नहीं है तो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सीधा क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? बच्चों यहां तक बता दो क्लियर है या नहीं है? अभी सिंटेक्सिंग का ये रूल नंबर 1 है। 4 या 5 बच्चे कैन टेल मी वेदर इट इज गेटिंग क्लियर और नॉट। इसको करने के बाद किसी बच्चे का कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसको करने के बाद किसी बच्चे का कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर उसको इफ ही और शी इज नोन टू टेंसेस, अगर उसको टेंसेस आ। म्यूट करें अपने आप को, की ऑल्सो इंक्लूडेड। श्री निकिता कृष्ण जन्मा। राजपूत, चलिए यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। तो सबसे पहले इन द बिगनिंग सेंटेंस followed by helping verb followed by adverb of frequency. In order to know more about adverb of frequency बेटा आप गूगल करोगे। और मेन वर्ब आपको पता है, मेन वर्ब कौन कौन सी होती है एक बार मैं बता दूं आपको। जैसे गो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? 2 डॉट को फटाफट जल्दी से बता दो। इन 2 डॉट को क्या बोलते हैं? जैसे कि ईट, वेरी वेरी नाइस। जैसे कि स्लीप। बेटा ये सारी मेन वर्ब्स हैं। और आपको कैसे पता चलेगा मेन वर्ब्स है? उन मेन वर्ब्स की साउंड के पीछे एक साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड ना। जैसे गो का मतलब होता है जाना, ईट का मतलब होता है खाना, स्लीप का मतलब होता है सोना। तो कभी भी मेन वर्ब की आइडेंटिटी आपको पता लगाना हो तो बेटा उसके पीछे एक साउंड आएगी, दैट इज कॉल्ड ना। गॉट इट? वो क्या बन जाएंगे? आपकी मेन वर्ब। तो ये 4 क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले आपको ये लगा। गॉट इट?
अब इसके बाद बच्चों आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको लगाना है, वेट फॉर अ सेकंड, मेन वर्ब के बाद बच्चों आपको क्या लगाना है, प्रेपोजिशन। मेन वर्ब के बाद बच्चों क्या लगाना है, प्रेपोजिशन लगाना। राइट, प्रेपोजिशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल वर्ड की होती है, जैसे एट, इन, अपॉन, विद, ऑन, तीन डॉट है, एंड सो ऑन, लिस्ट बहुत लंबी। राइट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्रेपोजिशन। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो सिंटेक्सिंग है, इसको छोड़ के मैं सबको इरेज कर, सो आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप क्या करें इसका बच्चों, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। आई वांट एवरीबॉडी टू टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेके रहे सारे के सारे। चला इरेज कर दूं बच्चे, इरेज कर दूं, चलो लेट मी इरेज। दिस इज रूल नंबर 1, ये अभी रूल नंबर 1 ही चल रहा है बच्चे, सिंटेक्सिंग बहुत बड़ी है लेकिन क्लियर हो जाएगी आपको, डोंट वरी। गॉट इट सर, आई हैव रेडी नोट इट। कोई बात नहीं कमलकांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, जिसने नोट कर रखा है वो नोट डाउन ना करे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद बच्चों आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव। नाउ लेट मी इलैबोरेट, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों आपका, एडजेक्टिव होता है किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। एंड यू नो, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, यानी वो वीकनेस भी हो सकती है और इट कैन बी स्ट्रेंथ। तो जो भी किसी की वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी क्वालिटी होती है। और क्वालिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव सिंगल वर्ड का भी होता है और एडजेक्टिव बेटा कॉम्पोजिट भी होते हैं। कॉम्पोजिट बोल लो या कंपाउंड बोल लो, यानी दो या मोर देन टू वर्ड से बने हो। गॉट द पॉइंट बच्चों, क्लियर है? आई होप एडजेक्टिव सबको क्लियर होगा। एडजेक्टिव के बाद बच्चों आपको क्या लगाना होता है, नाउन लगाना। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना होता है, आपको नाउन लगाना होता है। इन तीनों वर्ड्स को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एओएफ, मेन वर्ब, ये चारों तो सेंटेंस में रहेंगे। अगर ये सेंटेंस में नहीं है तो आप मूव ऑन करते जाएंगे। मूव ऑन कैसे करते जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ए ऑफ पे आ जाएंगे, ए ऑफ नहीं है तो मेन वर्ब पे आ जाएंगे। उसके एग्जांपल में देखा, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपका क्या क्या आ सकता है, यू कैन हैव प्रेपोजिशन, यू कैन हैव एडजेक्टिव, यू कैन हैव नाउन। गॉट द पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या है, वो मैं ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों आपका आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस के एंड में बेटा या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर आएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। स्लैश लगा मैंने, और स्लैश क्या आइडेंटिफाई करता है बेटा, स्लैश बताता है चॉइस। या तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में आपको बता ही चुका हूँ, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन में से कुछ भी आ सकता है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल, एक है एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड, गॉट इट? या फिर सेंटेंस किससे एंड होगा, एट द
स्पीड ऑफ, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ सकता है बेटा, पीपी, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। और लास्ट में प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद एक और चीज आ सकती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ए ओ एम। ए ओ एम, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी काम करने का तरीका। कोई काम को स्लोली करता है, कोई काम को क्विकली करता है, कोई काम को अल्टीमेटली, यानी एंड में क्या आ सकती है बच्चों। ये स्टेप आप क्लियर है तो बिलीव मी, आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर इस सिंटेक्सिंग के साथ आपको एक चीज हो जाती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्सिंग, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं आज, सिंटेक्सिंग। यानी जब भी आपको टेंस सीखना है बच्चों, टेंस के साथ साथ एक और टर्म आपको सीखनी है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्सिंग। बिलीव मी, अगर आपका एक भी सेंटेंस गलत, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो टेंस के साथ सिंटेक्सिंग कर लेना। जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसकी राइटिंग स्किल्स की प्रॉब्लम खत्म। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा और आपसे पूछूंगा भी कि क्या एरर है, कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं। एक बार रिप्लाई कर दो कि यहाँ तक जो हमने किया है, इज इट क्लियर और नॉट। टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। कार्तिक कह रहा है सर क्लियर है। यामिनी, बेटा मेजोरिटी यहाँ पे बच्चे रिप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। किसी को कोई डाउट रहेगा, कोई पूछना चाहेगा, डेप्थ में पूछना चाहेगा सर एओएफ क्या है, वो मैं इलैबोरेट कर दूंगा। कोई पूछना चाहेगा एओएम क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरे को, सिंटेक्सिंग को भी और इसको सबको। फिर एक बार मैं पूरा क्लियर स्ट्रक्चर आपको लिख के बताऊंगा और आपसे सेंटेंस भी पूछूंगा कि गलती क्या है। चलिए, इरेज कर रहा हूँ मैं पूरे को। अच्छा जी, अब एक सेंटेंस दे, दीज आर एग्जाम्पल्स। एक सेंटेंस है, आई आई स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, आई स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। पहले मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आई है आपका सब्जेक्ट, स्पीक है वर्ब, ट्रुथ है आपका ऑब्जेक्ट और ऑलवेज है आपका ए ओ एम। तो सबसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, कई बच्चे ऑलवेज को एंड में लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। अच्छी राइटिंग स्किल्स के हिसाब से ये गलत है। इसका सही सेंटेंस बनेगा, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। पहले सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल है, दे दे विजिट होम आवर फ्रीक्वेंटली। अब जिन बच्चों को इंग्लिश लिखनी नहीं आती बच्चों, वो ऐसी सेंटेंस बनाते हैं, और जब जो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है चेक करने में। इसलिए हमने एक चीज देखी है, सिंटेक्सिंग, और बताया आपको कि सिंटेक्सिंग कैसे करें। बोलिए जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दे विजिट आवर होम फ्रीक्वेंटली। कार्तिक बोल रहा है नहीं, कार्तिक गलत है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोजेसिव। और पोजेसिव किससे पहले आता है? ऑब्जेक्ट से पहले आता है। और ये है आपकी एओ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर बताती है कि कितनी बार आप आते हो, कितनी बार जाते हो। व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? दे, क्या बनेगा सेंटेंस राइट? दे फ्रीक्वेंटली
visit our home. This is the right. Got the point बच्चों? चलो अभी छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट किए, 2 सेंटेंस और पूछता हूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं कि कौन कौन सही बता पाता है. तीसरा सेंटेंस है बच्चों, द थर्ड सेंटेंस इज she tells a lie, the face on, this is on always. Put it in the right order. इस सेंटेंस को राइट ऑर्डर में लगाइए सारे. Put this sentence into the right order. ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर AOF आना चाहिए, फिर आपकी मेन वर्ब आनी चाहिए, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए. ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया. लास्ट में PP भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है लास्ट में, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के एंड में क्या हो सकता है बच्चों? AON. What is the right sentence? She always tells lies on the page. सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लो, दिस इज she. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, उसके बाद AOF पे आओ, AOF हो गया आपका she always. उसके बाद मेन वर्ब पे आओ, else. उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आओ, a lie. और उसके बाद आ जाओ, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा PP, आ जाओ प्रीपोजिशनल फ्रेज, on the face, on the face. This is the proper syntax. इसको प्रॉपर सिंटैक्सिंग बोलते हैं. लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, पंक्चुएशन आपको पता है कि कहाँ लगानी. पहला लेटर कैपिटल है और हमने पंक्चुएशन के हिसाब से बच्चों सिंटैक्सिंग के हिसाब से इसको किया है, और दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं. क्लियर है रूल नंबर 3? लास्ट एक और कर रहे हैं, उसके बाद मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 4 पे, सॉरी रूल नंबर 2 पे. जो नेक्स्ट है बच्चों वो सेंटेंस है आपका, लेट मी रेज इट. थोड़ा सा सेंटेंस आपको, सेंटेंस की जो लेंथ है वो बड़ी होगी बच्चों. 4 सेंटेंस है, आपको मुझे बताना है. मदर my lives Rewari at with my father happily and with open arms, with open arms welcome others. इस पार्ट को अलग बनाना है, यानी इस वाले पार्ट को पहले इस पार्ट को सॉर्ट आउट करो, फिर एंड बीच में रहेगा, फिर इस पार्ट को सॉर्ट. हरी अप क्विकली, लेट्स सी हु इज द क्विकेस्ट. लेट्स सी, पता चल जाएगा सिंटैक्सिंग किसकी गलत और किस किस को. दिस इज, रिमेंबर दैट दिस इज ओनली रूल नंबर 1. अभी रूल नंबर 1 ही चल रहा है. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स. कार्तिक का है माय मदर लिव्स विद माय फादर. माय मदर. दिनेश हैप्पीली को बेटा सही सिंटैक्सिंग करो. हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है ये जो हैप्पीली है बेटा, दिस इज AOM. लोकेशन देखो इसकी कहाँ आएगी. क्विकली, जल्दबाजी नहीं करनी. सिंटेक्स के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, एक बार सारे देखेंगे. राइट सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट माय मदर. उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है नहीं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, वो है नहीं. उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा, माय मदर लिव्स. गॉट इट? उसके बाद प्रेपोजिशन आती है एट, रेवाड़ी,
उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है विद माय फादर, और आपको पता है एडवर्ब ऑफ मैनर बेटा एंड में रखा करो, दैट इज हैप्पीली। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबका? दिस इज पार्ट नंबर 1। माय मदर लिव्स एट रेवाड़ी विद माय फादर हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ मैनर को बेटा एंड में रखा करो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती तो वो पहले आ जाती। करेक्ट? उसके बाद एंड कंजंक्शन है तो एंड का एंड ही लगा दो। और सेकंड पार्ट कैसे बनेगा? माय मदर लिव्स एट रेवाड़ी विद माय फादर हैप्पीली एंड, ये वेलकम्स था, एंड वेलकम्स अदर्स। एंड है तो सब्जेक्ट लगाने की दोबारा जरूरत नहीं होती, माय मदर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ो। हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है तो वेलकम्स लगा दो, दिस इज मेन वर्ब। मेन हेल्प, दिस इज ऑब्जेक्ट, हेल्प वेलकम्स अदर्स, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज पे एंड करो विद ओपन आर्म्स। गॉट इट बच्चों? दिस इज सिंटैक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, या एक वर्ड में अगर बोले, कॉलन लगा के अगर बोले, इसको डिफाइन करें तो ये कहलाता है सिंटैक्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। गलती क्या करते हैं बच्चों? हैप्पीली को कहीं भी लगा देते हैं, और अगर ढंग का एग्जामिनर चेक करने के लिए आया तो इसको अंडरलाइन कर देगा। अगर आपने सब्जेक्ट को कहीं बीच में लगाया, मेन वर्ब को छेड़ा, कोई भी गड़बड़ करी तो वो आपके नंबर आधा नंबर काट लेगा। इसलिए बच्चे कहते हैं कि सर 100 में से 100 नहीं आते, लेकिन मैं मानता हूं कि 100 में से 100 आ सकते हैं। 99 हमारे बच्चे ला चुके हैं 100 में से। तो ये जो एक नंबर का स्पेस है, इसको भी कवर करके रहेंगे। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक साल बाद कवर जरूर करेंगे। एक बच्चा 100 में से 100 हिट करेगा, दिस इज माय एश्योरेंस। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वो 100 वाला बच्चा कौन हो। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? एक चीज और याद रखना बच्चों, रियली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अगर कंजंक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दिस इज द कंजंक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है बच्चों, तो याद रखना कंजंक्शन से पहले जो चीज आती है वो ही कंजंक्शन के बाद आती है। यानी कंजंक्शन से पहले V1 प्लस एस या ES था, तो रिमेंबर दैट एंड के बाद भी क्या आएगा बच्चों? V1 प्लस एस या ES। इज इट क्लियर बच्चों? रिप्लाई कर दो यस या नो में कि पहला रूल क्लियर हुआ है या नहीं। इट इज such a long rule, but believe me, it can change your life, it can change your writing skills. स्क्रीनशॉट ले ले सारे के सारे, आई नीड नॉट टेल यू फ्रॉम स्क्रैच अगेन कि स्क्रीनशॉट ले लो। इट बिकम्स योर हैबिट, बिकॉज ऑन द स्पॉट लिखना और नोट डाउन करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? सबका क्लियर हो गया है? 2 मिनट रह गए हैं मीटिंग को ओवर होने के लिए, तो 2 मिनट में मैं आपको रूल नंबर, आज यही डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 1 ही डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, सेंटेंस जो मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया वो क्या है। सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या सेंटेंस, इसके लिए फिर आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। उसके बाद लगाओ बच्चों क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद बच्चों लगाओ EOF। EOF दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथे नंबर पर आओ मेन वर्ब। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसको फोरगो कर दो। फोरगो का मतलब होता है स्किप कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एओएफ पे आओ, एओएफ नहीं है तो मेन वर्ब पे आओ। गॉट इट? और अगर मेन वर्ब नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट पे आओगे, सब्जेक्ट होगा ही होगा, सब्जेक्ट नहीं है उसका केस भी बताऊंगा। मेन वर्ब के बाद लगा दो क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट में आ सकता है प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट में आ सकता है आपका एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट में आ सकता है आपका नाउन, और नाउन के बाद यानी आफ्टर दैट, नाउन के बाद भी क्या आ सकता है? या तो PP, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, और एड मैनर को 99% एक्सेप्शंस होती हैं, 99% कहाँ पे रखो बच्चों? एंड में रखो। गॉट इट? एक करेक्ट सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं आपको। आई एम ऑलवेज
waiting for my father. Subject, helping verb, adverb of frequency, main verb, preposition and noun. यहां तक तो सबका सेम ही रहना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मैनर और मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है आपके हिसाब से। आई लिव इन दिल्ली, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, preposition, preposition phrase है इन दिल्ली। तो दिस इज योर रूल नंबर 1। इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों सबको, और सभी इस रूल